Am I visible, guys? Am I visible and audible? Please confirm. Am I visible and audible? So, let's get started. आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल. ओके, दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये चैप्टर जो है सेल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका एक्चुअली में फंडामेंटल्स बनेगा. आगे के चैप्टर्स जो हैं बायो के, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे. ओके, तो इस चैप्टर को प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा. और जो भी पॉइंट्स मैं बताते जा रही हूँ आप नोट करते जाइएगा. और काफ़ी अच्छे से अरेंज करके मैं नोट्स वगैरह आपके लिए बना करके लाई हूँ. सो आपको बस अच्छे से ध्यान से ये लेक्चर देखना है और रिवीजन करते जाना है. और अगर आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगी तो मैं क्लास के दौरान ही, क्लास के टाइम पे आपको रिवीजन भी करवाते हुए जाऊंगी. ओके, सो प्लीज़ अटेंटिवली वॉच द लेक्चर. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सेल क्या होता है? सेल एक्चुअली में होता है वो फंडामेंटल यूनिट जिससे कि हमारे बॉडी बनी हुई है. ओके, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो किसका बना हुआ होता है? सेल का बना हुआ होता है. ठीक है, व्हाट इज़ द लिविंग बीइंग मेड ऑफ? लिविंग बीइंग किसका बना हुआ होता है? सेल्स का बना हुआ होता है. लिविंग बीइंग हम किसे कहते हैं? कोई भी जो कि जिसमें कि लाइफ हो. ओके, डिटेल में अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज़म जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है, रेस्पिरेशन कर पाता है, ग्रोथ कर पाता है, न्यूट्रिशन ले पाता है, इन सब को हम क्या बोलेंगे? इन सब को हम लिविंग बोलेंगे. ऑल राइट. और लिविंग थिंग्स बने हुए होते हैं सेल्स के. जैसे कि हमारी धरती है. ओके, जिस पे हम रह रहे हैं अर्थ पे, तो वो जिससे बनी हुई है उसे हम मेनली दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं. एक हो गया नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और एक लिविंग कंपोनेंट्स. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आपको मिल जाएंगे जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, ये सारे कौन से कंपोनेंट्स हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं. माउंटेन्स, क्लाउड्स, ये सारे नॉन लिविंग्स हैं. और लिविंग कंपोनेंट में क्या देखने के लिए मिलेंगे हमें? लिविंग कंपोनेंट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, बफलोज, काउस, डॉग्स, कैट्स. ऑल राइट, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें लिविंग है. बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज और जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज़, ये सब क्या है? ये सब लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है ये बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूज एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स, ट्रीज़, इन सब तक रेंज करता है. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जैसे टाइनी ऑर्गेनिज्म से लेकर के प्लांट्स, एनिमल जैसे ह्यूज ऑर्गेनिजम्स तक हमें देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं सेल्स. ओके, सेल्स जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का. सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर किन चीज़ों से मिलकर बना है. जैसे कि अगर आप एक एनालॉजी समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे हमारा घर है, ठीक है, तो घर एक स्ट्रक्चर है. ऑल राइट, तो घर जो एक स्ट्रक्चर है वो छोटी छोटी यूनिट से मिल करके बनी हुई है. छोटी छोटी ईंटों को जोड़ करके हमने घर को बनाया है. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गया उस घर का? हमारे घर का स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया ईंट. ठीक है, ब्रिक्स. उसी तरह हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है, जैसे हमारा हैंड बना हुआ है, किसी छोटी छोटी टाइनी चीज़ों से मिल करके बना हुआ होगा, उसे हम बोलेंगे सेल. ठीक है, फंक्शनल यूनिट मतलब क्या होता है? फंक्शन मतलब छोटी से छोटी वैसी चीज़ जो कि कुछ फंक्शन कर रही है, कोई काम कर रही है. ठीक है, कोई एक्शन कर रही है, फंक्शन कर रही है वो. तो उसकी भी जो यूनिट है वो सबसे छोटी यूनिट जो कुछ
एक्शन कर रही है, कुछ काम कर रही है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, सेल ही बोलेंगे, ठीक है। सेल हमारी फंक्शनल यूनिट भी होती है। अब सेल को जो है हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। जो लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें हम दो तरह से देख सकते हैं, एक है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर मतलब क्या होता है, तो बायो में आपको जो टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे, ज़्यादातर टर्म्स मीनिंग में ज़्यादातर टर्म्स का जो मीनिंग होगा उसी वर्ड्स में छुपा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से उस वर्ड्स को देखते हैं तो आप उसके बारे में भी जान पाएंगे और यहाँ तक कि डेफिनेशन लिखने में भी वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो वर्ड्स पे ध्यान देते चलिएगा। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं यूनी, यूनी मीन्स होता है वन, ठीक है। यूनी मीन्स वन एंड सेल्यूलर मीन्स सेल्ड। जैसे यूनी मीन्स वन और सिंगल, तो यूनिसेल्यूलर मीन्स सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी मीन्स मल्टाई और मल्टी मीन्स मल्टीपल, ढेर सारे सेल से जो बना हुआ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, यीस्ट, ये सब, ठीक है। बैक्टीरिया, अमीबा, यीस्ट को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। ये सब बने हुए होते हैं सिंगल सेल से, और ये अपने सिंगल सेल में ही सारा इन जो भी लाइफ का फंक्शन होता है वो सब कुछ कर पाते हैं। जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हम लोग हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ह्यूमंस क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। तो हम सिंगल सेल में सारा काम अपना नहीं कर पाते, हमें खाने के लिए अलग ऑर्गन्स चाहिए, सांस लेने के लिए अलग ऑर्गन चाहिए, ठीक है। तो हम अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। और सबका काम जो है, सारे सेल्स का काम बटा हुआ होता है, और हर कोई मिलजुल करके कोई भी पूरे ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में हेल्प करता है। ह्यूमंस में जो है 200 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं, 200 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं जो कि मिलजुल करके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। बेसिक फंक्शन जो है सारे सेल का, इसमें क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या फंक्शन करती है, क्या क्या काम करती है एक सेल, उसमें है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, फूड से एनर्जी प्रोवाइड करना जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, ठीक है। हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। उसके बाद रेस्पिरेशन, फूड से एनर्जी को निकालने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का हेल्प लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के हेल्प से हम फूड को तोड़ते हैं और फिर उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका यूज़ कर रहा होता है एक सेल, ठीक है। तो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलेंगे। उसके बाद ग्रोथ भी सेल्स करती है। ग्रोथ मतलब जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले करके कोई सेल साइज में बढ़ रहा है या फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब एक सेल से दो सेल बन रहा है, दो से चार सेल बन रहा है, तो ये सब हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। और उसके अलावा रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसी प्रोजनी बनाना। तो ये सारी चीज़ें सेल के फंक्शन में आती हैं और ये सारी ही सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल सेल्स परफॉर्म सिमिलर सेल सस्टेनिंग टास्क। ये सारे डाइवर्सिटी के बाद भी सारे सेल मिलजुल करके टास्क कर रहे होते हैं जिससे कि एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसा नहीं है, उसमें एक सेल में ही सारा काम हो पा रहा होता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि अच्छा हम जा रहे हैं कहीं पे, टहलते टहलते हमें कहीं बैक्टीरिया दिख गया या कहीं अमीबा दिख गया, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। अमीबा कहीं पे दिख जाए तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम नेकेड आई से अमीबा नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हम एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह देख लेते हैं, डॉग देख लेते हैं स्ट्रीट पे, और काउस देख लेते हैं, बट अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट ये सब ऐसे नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, और इनको देखने के लिए एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रो मीन्स व्हाट, आई हैव एन इमेज आई हैव ब्राउट फॉर यू गाइस। हियर इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आपने देखा होगा अपने स्कूल वगैरह में, एक नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप है ये। तो इसके अंदर जो है हम
इस डिवाइस के हेल्प से हम लोग छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं। अगर हम नेकेड आई से सिर्फ ऐसे देखने की कोशिश करेंगे नॉर्मली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को, तो वो हमें नहीं दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो एक एक पॉइंट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये एक सेल से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था यूनि मीन्स वन और सेल्यूलर मीन्स सेल्ड, तो ये सिंगल सेल से रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये ढेर सारे सेल से मिल करके बने होते हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि ये एक सेल है और इसी में सारा काम हो रहा है, इससे बाकी अपने आसपास के सेल से कुछ खास मतलब नहीं है। इसका रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन सब कुछ एक सेल से ही हो जा रहा है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में क्या होगा कि ऐसे ढेर सारे सेल्स मिल करके किसी काम को कर रहे होंगे। ठीक है, ढेर सारे सेल्स मिल करके टिश्यू बनाएंगे। एक टिश्यू एक तरह के फंक्शन को कर रहा होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने बनाया, ये हो गया एक तरह का टिश्यू, ये हो गया दूसरे तरह का टिश्यू। ठीक है, तो इन तरह के अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ बनेंगे। टिश्यूज़ क्या होता है, तो सेल के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। ऑल राइट, तो ये एक टाइप के सेल से मिलके बना हुआ है, ये दूसरे टाइप के सेल से मिलके बना हुआ है। हो सकता है ये रेस्पिरेशन कर रहा हो और दूसरा जो है न्यूट्रिशन लेने में हेल्प कर रहा हो। तो मल्टी सेल्यूलर में काम बटे हुए होते हैं और यूनिसेल्युलर में एक सेल में ही सारा काम हो रहा होता है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म्ड इन अ सिंगल सेल। मैंने अभी आपको यही कहा था कि एक ही सेल में सारे फंक्शंस हो रहे होंगे, एक्टिविटीज़ हो रहे होंगे। मल्टी सेल्यूलर को उन्हीं एक्टिविटीज़ को करने के लिए ढेर सारे सेल्स को की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर देखने के लिए नहीं मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर मतलब हुआ काम, टास्क। ठीक है, तो इसमें किसी का टास्क बटा हुआ नहीं होता है। जैसे ये सिंगल सेल था तो इसी को सारा काम करना है, इसमें काम बटा हुआ रहता है। ये वाला सेल कोई और काम करेगा, ये वाला सेल कोई और काम करेगा। ठीक है, सारे ग्रुप ऑफ सेल अलग अलग काम कर रहे होंगे। कोई और ग्रुप ऑफ सेल होगा तो वो भी अलग काम कर रहा होगा, तो सबका काम बटा हुआ रहता है। डिवीजन ऑफ लेबर देखने के लिए मिलता है हमें मल्टी सेल्यूलर में, और यूनिसेल्युलर में ऐसा कुछ नहीं होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का, ये सिंगल सेल में ही होगा। सारी एक्टिविटीज़ सिंगल सेल में हो रही हैं तो रिप्रोडक्शन भी सिंगल सेल में ही होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, जैसे ये है एक सिंगल सेल। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ओके, जैसे एक सेल है, इससे दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा सा सेल हो जाएगा और आगे चल के ये डिवाइड करेगा दो छोटे छोटे सेल्स में, एक छोटा सा सेल, एक छोटा सा सेल। ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेल्युलर में क्या होता है, यूनिसेल्युलर में क्या होगा, ये दो छोटे छोटे सेल्स किससे बनेंगे, कोई एक बड़े सेल से दो छोटे छोटे सेल्स बनते हैं इस तरह से। ठीक है, मल्टी सेल्युलर में ऐसा नहीं होता है। मल्टी सेल्युलर में अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे जर्म सेल बोलते हैं, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये जर्म सेल क्या होता है, सोमैटिक सेल क्या होता है, इसके बारे में मैं अभी तो नहीं बता पाऊँगी डिटेल में, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा हमारा। वैसे मैं शॉर्ट में आपको बता सकती हूँ कि जैसे जर्म सेल होते हैं, वो होते हैं ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले वो जर्म सेल, और जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है वो सोमैटिक सेल। जैसे हम लोग का हैंड है, ठीक है, इसके सेल्स को बोलेंगे हम सोमैटिक सेल। उसके अलावा गोनड्स होते हैं, और गोनड्स जो होते हैं फीमेल में, और ओवरीज, वो जो है उनके अंदर सेल्स बनते हैं, स्पेशल टाइप के सेल्स, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम। ये हमें हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, ह्यूमंस में। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे वो जर्म सेल कहलाएंगे, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम। और जो बाकी के सेल्स हैं जो अदर ऑर्गन्स वगैरह बना रहे हैं वो सोमैटिक सेल्स। लाइफ स्पैन जो होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का वो काफ़ी शॉर्ट होता है। ठीक है, और मल्टी सेल्युलर का कंपैरेटिवली लॉन्गर लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन देखने के लिए मिलेगा हमें। ओके, नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने 1665 में
सबसे पहले सेल को देखा था। इन्होंने सेल को कहाँ देखा था, तो एक कॉर्क होता है ना, पेड़ की छाल जिसे कहते हैं, कॉर्क सेल में कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और उसको जब जूम करके देखा माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के तरह नज़र वहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्हें टाइनी कंपार्टमेंट्स नज़र आए और ये हनी कॉम्ब के तरह मिलता जुलता इन्हें दिखा। तो इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, इन्होंने इसका नाम सेल रख दिया, ठीक है। इन टाइनी कंपार्टमेंट्स को, जो कि हनी कॉम्ब की तरह दिख रहा था, उन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल बोल दिया, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी कब की गई थी, ये 1665 में की गई थी। क्या इन्होंने अपने नेकेड आई से इसे देखा होगा? बिल्कुल नहीं। इन्होंने किसके हेल्प से इसे देखा होगा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से, क्योंकि हम तो सेल देख ही नहीं सकते हैं नेकेड आई से। ऑलराइट, ओके। उसके बाद लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली थी कि ये जो उन्होंने पेड़ की छाल में जो भी सेल देखा था, ये एक्चुअली में डेड था। तो इसमें उन्होंने बस जो सेल वॉल का एक ड्राई सा स्ट्रक्चर होता है, वो इन्हें देखने के लिए मिला, कुछ इस टाइप से ड्राई टाइप का स्ट्रक्चर इन्हें देखने के लिए मिला, ऐसे कंपार्टमेंट टाइप का, ठीक है। तो इट वॉज अ डेड सेल एक्चुअली। तो लिविंग सेल सबसे पहले किन्होंने देखा? तो लिविंग सेल को सबसे पहले देखा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को, या इसे आप एवी ल्यूवेनहॉक भी बोल सकते हैं। इन्होंने 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था पॉन्ड वाटर के अंदर। इन्होंने क्या किया, जो रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने नॉर्मल डेड सेल देखा था, जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या देखा था, डेड सेल देखा था। तो ये इन्होंने देखा था नॉर्मल माइक्रोस्कोप की हेल्प से, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसे हम कहते हैं। और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने और इम्प्रूव किया माइक्रोस्कोप की लेंस को, बट जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा पॉन्ड वाटर को, तो उन्हें क्या दिखा, छोटे छोटे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ वगैरह दिखे, ठीक है। इसके बाद 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि देखो कि इन दोनों के बीच कितना ज़्यादा टाइम गैप है ना, ऑलमोस्ट 170-200 ईयर्स का टाइम गैप है यहाँ पे, जबकि उतना टाइम गैप नहीं है। 1665 में इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया और 1674 में लिविंग सेल डिस्कवर हो गया। लेकिन उसके बाद न्यूक्लियस के डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा टाइम गैप हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी प्लांट सेल के अंदर। इसके बाद पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1839 में साइटोप्लाज्म टर्म दिया था सारे लिविंग सब्सटेंस जो कि एक सेल के अंदर मिलते हैं। एक्चुअली सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर जो भी उन्हें दिखा भरा हुआ इसके अंदर, तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया, प्रोटोप्लाज्म बोल दिया, ठीक है। सेल की एक बाउंड्री होती है खुद की, और सेल बाउंड्री के अंदर उन्हें जो भी देखने के लिए मिला उसको पुरकिंजे ने क्या बोल दिया, प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। इसके अंदर जो भी देखने के लिए मिला उन्हें पुरकिंजे को, उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कह दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन एंड श्वान, मैथियस स्लाइडन एंड थियोडर श्वान। इन दोनों ने मिलकर के प्रपोज किया था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी एक्चुअली क्या है? एक्चुअली इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सेल एक्चुअली है क्या, हम किसे सेल बोलेंगे किसे सेल नहीं बोलेंगे। तो एक टाइप से ये डिफाइन करने की कोशिश की सबसे पहले स्लाइडन और श्वान ने। और ये स्लाइडन जो थे ये बॉटनिस्ट थे, मतलब प्लांट वगैरह पे काम करते थे, और श्वान जो है ये जूलॉजिस्ट थे, मतलब कि एनिमल सेल्स पे इनका वर्क था, ठीक है।
तो इन्होंने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी को अगर हम देखने की कोशिश करें कि इसमें क्या होता है, तो सेल थ्योरी जो है इनमें इन्होंने कहा कि सेल जो होगा वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था अभी। उसके बाद ऑल सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये जो स्टेटमेंट है सेकेंड वाला, ये एक्चुअली श्लाइडन और श्वान ने नहीं दिया था, ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो जो है ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को बाय स्टेटिंग कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल्स होते हैं वो सब किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आए हुए होंगे। जैसे कि कोई बैक्टीरिया है जो आपको मिला, वो मिट्टी से तो नहीं जन्म ले लिया होगा, है ना, वो किसी पहले वाले बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया होगा पहले, उससे पहले कोई बैक्टीरिया होगा, वो डिवाइड किया होगा, उससे जो है दो डॉटर सेल्स बने होंगे, दो बैक्टीरिया बने होंगे। ठीक है, जैसे कि कोई मुर्गी है मान के चलो, तो मुर्गी जो है वो कहाँ से आई होगी, मुर्गी तो अंडे से आई होगी, और अंडे कहाँ से आए होंगे, अंडे भी किसी मुर्गी से आए होंगे, है ना। तो दिस इज़ अ साइकिल। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा हमने कुछ तो किया, मिट्टी वगैरह पानी वगैरह डाल दिया और वहाँ पे अपने आप से मुर्गी पैदा हो गई, है ना, ऐसा नहीं होता है। वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल बनते हैं, ऐसा उन्होंने रिडोल्फ विर्चो ने कहा। और इसके लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सारी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं वो किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स फाइंडिंग्स वगैरह पे बेस्ड होती हैं। तो आपको इसमें वो सब नहीं जानना है कि कौन सी फाइंडिंग्स थी, आपको जानना है कि स्टेटमेंट क्या था। एवरी ऑर्गेनिजम्स बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल से ही करती है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर के लिए तो हम समझ सकते हैं कि अच्छा उसका तो पूरा लाइफ साइकिल ही एक ही सेल में बीत जाता है। लेकिन ह्यूमंस का क्या, हम लोग सिंगल सेल से आए हैं, तो यस एक्चुअली हम भी सिंगल सेल से आए हुए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन जब हो रहा होता है, तो मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाले सेल होते हैं ह्यूमंस में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं, है ना। मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, लाइक मेल गैमीट्स को हम बोलते हैं स्पर्म एंड फीमेल गैमीट्स को ओवम। तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं तो बनता है जायगोट, और जायगोट क्या होता है, वो भी एक सिंगल सेल होता है। तो वहाँ से ह्यूमन के लाइफ की शुरुआत होती है। तो ह्यूमन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम भी सिंगल सेल से ही हमारा लाइफ का भी शुरुआत कहाँ से होता है, सिंगल सेल से ही हो रहा होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। ये डायग्राम वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये नॉर्मल जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा लैब वगैरह में अपने स्कूल में, वो माइक्रोस्कोप का फिगर दिया हुआ है, और यहाँ स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का दिया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था ये काफ़ी डिटेल ऑब्जर्वेशन देने में हेल्प किया था हमें सेल स्ट्रक्चर वगैरह का, जिसके कारण हम सेल बायोलॉजी में काफ़ी सारी डिस्कवरी कर पाए। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हमने ये तो देखा कि धरती पे दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग। तो और उसमें भी लिविंग को हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं। तो लिविंग में जो है हम इसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और एक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हम तभी से सेल 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 बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेल ऐसा ज़रूरी है कि कोई सेल से भी छोटा कोई स्ट्रक्चर है और वो लिविंग नहीं हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सेल्यूलर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कि कोई किसी भी चीज़ को हम सेल कब बोलेंगे, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने कई सारे क्राइटेरियाज डिफ़ाइन करके रखे हैं कि सेल के पास ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो वो पूरा क्राइटेरिया डिफ़ाइंड है, और अगर कोई उस क्राइटेरिया को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उसे सेल नहीं मानते हैं। जैसा कि अगर मैं बायो से बाहर जाके आपसे बात करूं, जैसे कि प्लैनेट्स में, ठीक है, तो प्लैनेट्स हम किसे बोलेंगे, उसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ क्राइटेरियाज डिफ़ाइन किए हुए थे। ठीक है, तो और जिन्होंने भी उन क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं किया उन्हें हम प्लैनेट्स मानना बंद कर देते हैं। जैसे कि प्लूटो के साथ हुआ, प्लूटो को पहले एक प्लैनेट माना जाता था मिल्की वे गैलेक्सी का, लेकिन अब उसे प्लैनेट नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमने
प्लैनेट के डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन कर दिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि प्लैनेट्स को फॉलो करने होते हैं उनको मॉडिफाई कर दिया एक्चुअली। तो ऐसा ही यहाँ पे भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने के लिए मिलता है कि हम सेल किनको बोलेंगे, जो कि कुछ डिफाइंड फीचर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उन्हें सेल नहीं बोलेंगे। जैसे कि viruses are actually living, okay, they act as non living things sometimes, but normally जब वो किसी होस्ट में होते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहे होते हैं और ये किसी सेल का बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होंगे, एक सेल से या फिर एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हो सकते हैं। एक सेल का बना हुआ होगा तो यूनिसेल्यूलर और एक से ज़्यादा होगा तो मल्टी सेल्यूलर। आई विल कीप रिपीटिंग टर्म्स अगेन एंड अगेन सो दैट कि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। वैसे तो मैंने इसलिए छोटे छोटे चंक्स में स्लाइड वगैरह बना के लाए हुए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, और आपके नोट्स भी इजीली बन जाए। एग्जाम्पल्स जो होते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को, वो बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ये सारे सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नॉन सेल्यूलर का एग्जाम्पल क्या था? वायरस था, ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल के बने हुए होते हैं, इनको और फर्दर हम डिवाइड करते हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। अब मैंने कहा था कि आप टर्म्स के अंदर के मीनिंग को अगर समझ पाए तो आप पूरे मीनिंग को समझ पाएंगे, ठीक है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जैसे कोई चीज़ बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन बोलते हैं हिंदी में से, ठीक है। तो कोई चीज़ बहुत पुराना है, प्रिमिटिव है, तो उस टाइप के सेल्स को हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। और इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या होता है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। और यूकैरियोट्स किसे बोलेंगे? यू मीन्स होता है ट्रू, ठीक है, यू मीन्स ट्रू। तो these are true karyotes. These are advanced cells and these have membrane bound nucleus and membrane bound cell organelles. What are cell organelles? What are nucleus? All these things we are going to discuss further. प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम? इनके अंदर इंक्लूड करेंगे बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया ही हैं ये। साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इनके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब क्या हुआ? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब हुआ कि जैसे कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, तो इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होने का मतलब हुआ कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है, तो इसे ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे। लेकिन ऐसा कोई ट्रू न्यूक्लियस हमें नहीं देखने के लिए मिलता है बैक्टीरिया में, ठीक है, तो ये ट्रू न्यूक्लियस बैक्टीरिया में देखने नहीं मिलेगा। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड टाइप का, वो हमें फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ दिखेगा, कोई अलग से किसी स्ट्रक्चर में नहीं देखने के लिए मिलता है। इसीलिए इसे हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं और ट्रू न्यूक्लियस नहीं मानते हैं, ठीक है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए या फिर आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट बैक्टीरिया या फिर नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के केस में ये डीएनए ही होता है। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए जो है हम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलेगा? साइटोप्लाज्म में। और क्योंकि यहाँ पे कोई डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं,
है ना। डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं है, कोई अलग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में तो नहीं है, कंपार्टमेंट में नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस नहीं बोल करके न्यूक्लॉइड बोल देते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया में कोई अलग से न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिलता है, एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ की बीच में ही साइटोप्लाज्म में डीएनए पड़ा हुआ रहता है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लॉइड बोल देते हैं। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि डीएनए किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में नहीं है, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस ही मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, कोई भी और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं देखने के लिए मिलता है यहाँ, ठीक है। जैसे कि हम यूकैरियोट्स में देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह हमें देखने के लिए मिलेंगे जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है राइबोसोम। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है एक्चुअली, और ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। उसके अलावा ये सिंपल एंड प्रिमिटिव टाइप का सेल स्ट्रक्चर होगा, सेल स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं डिटेल में। और ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन का मतलब होता है जैसे कि एक सेल है, ठीक है, ये रहा सेल, ये रहा एक प्रिमिटिव टाइप का सेल, कोई बैक्टीरिया। अब ये डिवाइड करेगा, डिवाइड कैसे करेगा, इसके बीच एक ऐसे ग्रूव की तरह बन जाता है, ठीक है, ग्रूव की तरह बन जाता है यहाँ पे। अच्छा, न्यूक्लियस तो होगा नहीं इसके अंदर, ठीक है, तो ऐसे ग्रूव की तरह बन जाएगा, न्यूक्लॉइड होगा, डीएनए तो रहेगा बीच में, ठीक है, ऐसे डीएनए पड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ रहेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर ये फर्दर डिवाइड होकर के दो अलग अलग डॉटर सेल्स बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ है, यहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ है। तो इस मेथड से जो रिप्रोडक्शन हो रहा होता है कि सेल जो है बीच से ग्रुप बनेगा और वो टूट करके दो अलग अलग सेल बना देगा, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और इस टाइप का रिप्रोडक्शन किस में हो रहा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। ये है प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, ये मैंने अटैच किया हुआ है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि किस तरह का दिख रहा होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और ये जो है अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं या एग्ज़ाम में आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है तो इस तरह का कोई सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। आप बुक्स में या किसी टीचर से पढ़ रहे होते हैं तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख के डर जाते हो कि अरे ड्रॉ कैसे करना है, तो एग्ज़ाम में एक्चुअली वैसे ड्रॉ नहीं करना होता है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे क्या चाहते हैं, एग्जामिनर आपसे चाहते हैं कि आप चीज़ों को क्लियरली समझ रहे हो कि नहीं, और जो भी स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स दिए हुए हैं आप उनको सही से पहचानते हो कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, ये सिंपल एक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, उसके ऊपर सेल वॉल बना दिया, ठीक है, 2 लेयर का बनाया हुआ है यहाँ पे देखो, और 2 लेयर बनाना है, और उस पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने निकले हुए होते हैं, आउटग्रोथ्स। इन छोटे छोटे आउटग्रोथ्स को पिलाई बोला जाता है, तो ये पिलाई होता है, और एक लंबा सा धागा जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, इसे फ्लैजेला कहते हैं, ठीक है, इसे फ्लैजेला कहते हैं। तो ये जो फ्लैजेला होता है ये मूव करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और ये पिलाई जो है, ये अगर मान के चलो बैक्टीरिया को, किसी बैक्टीरिया के पास कोई हाथ वगैरह तो है नहीं कि कहीं पे रहना है तो वहाँ पे पकड़ लें, है ना, तो वो पिलाई के हेल्प से कोई पत्थर वगैरह पे स्टिक करने में हेल्प करता है ये पिलाई इसको, ठीक है। या फिर अगल बगल के मीडियम में वाटर वगैरह है या कुछ भी मीडियम को मूव कराने में भी हेल्प करता है पिलाई। उसके बाद यहाँ राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोइड कहा था मैंने अभी कि न्यूक्लियस नहीं होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ रहता है फ्रीली, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन दिख रहा होगा आपको, तो एक अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, और बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल होता है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर
यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। फिम्ब्रिए, छोटे छोटे फिम्ब्रिए होते हैं और पिलाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिलाई भी है और फिम्ब्रिए, और यहाँ पे लंबा सा जो धागा जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये फ्लैजुला है, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली 3 लेयर होता है, यहाँ पे 2 ही दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली में 3 लेयर होता है। सबसे अंदर का लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सबसे अंदर का लेयर। उसके बाहर का लेयर सेल वॉल, और उसके सबसे बाहर का जो लेयर होता है ये टफ होता है, कैप्सूल बोलते हैं इसको, या फिर ये टफ भी हो सकता है या फिर सॉफ्ट भी हो सकता है। किसी किसी बैक्टीरिया में सॉफ्ट होता है, उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर ये एक्सटर्नल लेयर होता है, सबसे बाहरी लेयर। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल में हमें ये राइबोसोम देखने के लिए मिल जाएगा, और जो क्रोमोसोम था डीएनए वो साइटोप्लाज्म में यूं ही फ्रीली पड़ा हुआ रहेगा। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे हम लोगों को ये डीएनए देखने के लिए मिलेगा, इसे बोलेंगे न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स, यू मीन्स ट्रू या फिर न्यू, ठीक है। तो ट्रू टाइप के जो यहाँ पे न्यूक्लियस देखने के लिए हमें मिलता है। यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स देखने के लिए मिलेंगे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट। एक्चुअली में होता क्या है कि प्रोकैरियोट्स में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया का भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या देखने मिलेगा? बैक्टीरिया। और यूकैरियोट में बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल, ये सब आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और इसके अंदर होता है ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस कब बोलेंगे? जब न्यूक्लियस कैसा रहेगा? मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि ये एक सेल है, ये एक सेकेंड, ये एक सेल है और सेल में एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, एक टाइप के मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, और इसके अंदर हमें डीएनए देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो डीएनए हमें फ्रीली साइटोप्लाज्म में नहीं देखने के लिए मिलेगा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। उसके अलावा इसमें और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन सब के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। और राइबोसोम, जो कि हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था अभी राइबोसोम्स, ये भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स में। और राइबोसोम्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, दे आर मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डीएनए, ये सब भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसमें थोड़ा एडवांस और कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 2 तरह के सेल रिप्रोडक्शन मेथड्स हम लोगों को पढ़ना होगा, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। इसके बारे में डिटेल में हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। ये है सेल का स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल का। अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए ईजी सा स्ट्रक्चर भी लाया हुआ है, और ये है समझने के लिए आपको कि 3D में एक्चुअली किस तरह का दिखता होगा। दिस इज़ नॉट अ 3D इमेज बट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ अ सेल लुक्स लाइक, ठीक है। तो दिस इज़ अ प्लांट सेल, तो सॉरी, दिस इज़ एन एनिमल सेल। तो ये एक एनिमल सेल है, और इसमें यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिख रहे हैं, ये साइटोस्केलेटन एलिमेंट। साइटोस्केलेटन मीन्स होता है कि जो सेल के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में हेल्प करता है। जैसा भी सेल दिखता है, ठीक है, जैसा भी सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा होता है वो साइटोस्केलेटन के हेल्प से ही बना हुआ होता है। उसके बाद राइबोसोम्स मिलेंगे, छोटे छोटे दाने के जैसे, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा लाइसोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम,
इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी इसे कहते हैं, ठीक है, सबके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा इस टाइप से बना देना, थोड़ा समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल। इस टाइप का क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर इसमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। These are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, साइटोप्लाज्म, और ये सेल का मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। These are राइबोसोम्स, ठीक है। Now what happened? हाँ, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल हमें कंपैरेटिवली लार्ज देखने के लिए मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल अगर इतना छोटा है तो यूकैरियोटिक सेल इतना बड़ा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंस होता है इनके साइज़ में। इसमें 1 to 10 मिलीमीटर है, ठीक है, 5 to 100 मिलीमीटर, मतलब 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस जो होता है ये एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या फिर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है ये बोल सकते हैं, या और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है ना, इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे हम जिसके अंदर फिर डीएनए देखने के लिए मिलेगा, वो सब सराउंडेड होता है किससे, एक मेम्ब्रेन से, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम एक ही देखने के लिए मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो होता है प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है, न्यूक्लियोलस यूकैरियोट्स में मिलता है। न्यूक्लियोलस हमने कहाँ देखा था, लेट मी शो यू। ये देखो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है ना। ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिला था हमें प्रोकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में हमने कौन सा सेल ऑर्गेनल देखा था, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम जो प्रोटीन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मिलता ही है, और मेम्ब्रेन लेस भी मिलता है, ठीक है, राइबोसोम भी मिलेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब भी। सेल डिवीजन किसके हेल्प से, यहाँ पे सेल डिवीजन कैसे हो रहा होता है प्रोकैरियोट्स में, सेल डिवीजन हो रहा होता है फिजन से या बडिंग से। अब बडिंग क्या होता है, फिजन तो मैंने आपको बताया है, बडिंग देख लेते हैं क्या होता है। बडिंग एक्चुअली जैसे ये एक सेल है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसे अब क्या करना है, इसे अपने प्रोजेनीज बनाने हैं, तो ये क्या करेगा, इसके साइड में एक आउटग्रोथ जैसा बनने लगेगा, ठीक है, छोटा सा साइड में बड बनने लगेगा इस तरह से। अब ये बड ग्रो करेगा, ठीक है, इस तरह से ढेर सारे बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये बर्ड जो है फिर बाद में क्या होता है, ये टूट करके अलग हो जाता है, ठीक है, ये टूट करके अलग हो जाएगा ढेर सारा छोटा छोटा, और ये क्या हो गया, डॉटर सेल्स बन गया, ठीक है। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। सेल डिवीजन अकर बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन। तो इनके बारे में हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, अभी इसको थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है। सेल शेप और सेल साइज को अगर कंपेयर करें तो सेल का शेप अगर देखते हैं तो सेल एक्चुअली यहीं तक रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है, आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, और कल हम डिस्कस करेंगे, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सेल शेप और साइज के बारे में, ठीक है।
और बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे हम सेल का, और स्ट्रक्चर देखिए हम आपके लिए मैं लेकर के आई थी। उसके बाद हम लोग और सेल में अलग अलग ऑर्गेनल्स जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था, जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ठीक है, और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, वैक्यूल्स वगैरह, उन सब के बारे में भी, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, प्लास्टिड्स, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक, एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपको बस ज़रूरी क्या है कि रिवीजन सही से करना है आपको, ठीक है। और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ लेक्चर के टाइम पे, लेक्चर के दौरान, तो उसे आपको अटेंटिवली आंसर करना है। ऐसा नहीं कि मैं पूछ रही हूँ और आप बस ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आपको हेल्प नहीं होगा इन लेक्चर्स में। तो आपको एक्टिवली आंसर करना है, और आगे मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस को अब भी स्लाइड्स में वो क्वेश्चंस को भी आंसर करना है। उसके बाद रिवीजन के लिए मैं आपको पिछले क्लास का रिवाइज कराते हुए चलूँगी, और हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा, और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जो मैं बस बोल रही हूँ आप सुनते जा रहे हो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप एक्टिवली उसे पूछो क्लास में, ठीक है, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हों। ये सारे लेक्चर्स आपको हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। एक एक स्लाइड मैंने खुद से बनाया आपके लिए। तो जो भी आपको सही लगे फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपको सही लगा या गलत लगा इस लेक्चर में। सो थैंक यू, दैट वाज इट फॉर टुडे।